नमस्कार, मैं सुशील सिंह द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए इतिहास के अगले सेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, देखिए मौर्योत्तर काल लगभग 200 बीसी से 200 बीसी से लेकर 200 एडी के आसपास का काल माना जाता है। 2 से लगभग 400 सालों का यही रहा है। ठीक है, 400 सालों में आप देखेंगे कि दो राजवंशों ने यहाँ पे राज किया। मौर्योत्तर काल पहला एक है देसी वंश। क्या है? देशी वंश में कौन आता है? कर्ण। कर्ण सातवाहन सातवाहन तथा कुषाण। शुंग, कर्ण, सातवाहन का क्या आता है? कुषाण। और दूसरा आप देखते हैं विदेशी राजवंश। कौन है? विदेशी राजवंश। अब विदेशी राजवंश में आप देखेंगे शासक दो ग्रीक, शक, शक, पहलो, पहलो और सॉरी यहाँ पे कुषाण नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाकाटक। वाकाटक, वाकाटक, वाकाटक होगा। ये हो गया देसी राजवंश। देसी राजवंश। और इधर आप देखेंगे तो इस समय शासन कर रहे हैं विदेशी राजवंश। दो जो राजवंश इस समय आप देखेंगे शासन कर रहे हैं, इसमें कौन है? इंडो ग्रीक या हिंद देवनी से। दूसरा शक, पहलो और तीसरा है कुषाण। आप इस तरह से देख रहे हैं इंडो ग्रीक, हिंद देवन, शक, पहलो और कुषाण राजवंश जो है ये विदेशी राजवंश। और देसी राजवंशों में हम लोगों को पढ़ना है शुंग, कर्ण और सातवाहन। ठीक है, ये है मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसमें मौर्य वंश मतलब बृहद्रथ की हत्या करके उसमें शुंग द्वारा, ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की जाती है। ठीक, और इसी के बाद जो आप देखेंगे कर्ण वंश आता है, सातवाहन और वाकाटक। और इसी के साथ आप देखेंगे क्योंकि केंद्रीय सत्ता का पतन हो चुका है मौर्य वंश के, ठीक है, अब विदेशी विदेशी भी भारत में आ रहे हैं और यहाँ इनके राजवंश रहेंगे हिंदो ग्रीक, हिंद देवन, शक, पहलो और कुषाण। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले देसी राजवंशों में हम लोग देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश, इस वंश का जो संस्थापक है वो है, संस्थापक जो संस्थापक वो है मित्रशुंग। शुंग किसकी हत्या किया था? आप देखेंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या करके
हत्या करके, हत्या करके, ठीक, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की स्थापना की। अब आप ये देखेंगे कि शुंग वंश की स्थापना हो रही है, ये ब्राह्मण है, ठीक है, क्या है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है, ठीक है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक। और इसी के दरबार में कौन रहते थे, पातंजलि, पातंजलि, और इन्हीं पातंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, महाभाष्य, ठीक है। और इसी महाभाष्य में यवन के आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। यवनों के आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है, पातंजलि की महाभाष्य में, ठीक है। और यही महाभाष्य दूसरा व्याकरण ग्रंथ भी माना जाता है, पहला है पाणिनि का अष्टाध्यायी और दूसरा है महाभाष्य, ठीक है। तो पातंजलि किसके दरबार में थे, तो पातंजलि आप पढ़ेंगे कि पातंजलि जो है, ये पातंजलि जो है पुष्यमित शुंग के दरबार में रहते थे, ठीक है। अच्छा, पुष्यमित शुंग के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो बौद्ध पुस्तक दिव्यावदान, ठीक है, और जैन पुस्तक थेरीवली से जानकारी मिलती है कि यह जो है दिव्यावदान कहती है कि ये जो है बौद्धों का हत्यारा था, ठीक है, पुष्यमित शुंग, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और इसने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके पुरोहित कौन थे, पातंजलि साहब, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद इसने क्या किया, इसके बावजूद आप पढ़ेंगे कि इसने सांची के स्तूप का जो है घेरे का निर्माण कराया और भरहुत के स्तूप का पुनरुद्धार कराया, ठीक है। सांची के स्तूप तथा भरहुत के स्तूप, ठीक है, इसके घेरे का निर्माण कराया, इसका पुनरुद्धार कराया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा धर्म सहिष्णुता की तरफ भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक। ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब आप देखेंगे कि अभी तक जो मगध की सत्ता पे, ठीक है, मगध की सत्ता पे, यहां पे मगध है, यहां पे बौद्ध धर्म का बोलबाला था, लेकिन बृहद्रथ की हत्या हो जाने की वजह से, ठीक है, अब एक बार ब्राह्मण धर्म फिर से, ठीक है, मगध या राजकीय मगध का एक प्रकार से धर्म बनता जा रहा, ठीक है, क्योंकि पुष्यमित शुंग क्या है, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है, ब्राह्मण भी है और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। तो जो उत्तर वैदिक काल से ब्राह्मण धर्म का एक प्रकार से लोप होता दिखाई दे रहा है, पुनः मरुत्तर काल में एक बार, ठीक है, इसका उभार दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप गुप्त वंश आगे आएगा, उसमें आप देखेंगे ब्राह्मण धर्म क्या है, या भागवत धर्म राजकीय धर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज आप देखिएगा। आइए, इसी शुंग वंश में एक शासक है भागभद्र, भागभद्र। इसी भागभद्र के काल में आप देखेंगे इसी भागभद्र के काल में यहां तक्षशिला है, तक्षशिला का जो राजदूत है हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, क्या हेलियोडोरस आता है विदिशा में, विदिशा एमपी में है विदिशा, और इसी विदिशा में वह क्या करता है, गरुण स्तंभ की स्थापना करता है, गरुण स्तंभ की स्थापना करता है, स्थापना, ठीक है। और स्वयं क्या करता है, स्वयं भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है, धर्म ग्रहण करता है, कौन, हेलियोडोरस, ठीक। आप देखेंगे तक्षशिला का जो है राजदूत है, ये आता है, जो शुंग वंश का शासक है भागभद्र के दौर में, ठीक है, ये मगध का सम्राट है, ठीक है, मगध का सम्राट है भागभद्र, पाटलिपुत्र राजधानी है, आप एक प्रकार से देख लीजिए। और उसी के काल में एमपी विदिशा में आता है, ठीक है, कौन,
हेलियोडोरस जो गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। ये दिखाता है कि इस समय देखिए ब्राह्मण धर्म जो है, और यही जो है गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य भी माना जाता है। साक्ष्य माना जाता है। भागवत धर्म का अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो आपने देखा कि इस धर्म का जो इसी समय भागवत धर्म का काफी प्रचार प्रसार दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस धर्म का जो अंतिम शासक है, एक शासक और है, अग्निमित्र। अग्निमित्र, ठीक है, और अग्निमित्र की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कालिदास की पुस्तक है मालविकाग्निमित्र। काग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र से, ठीक है, मतलब मालवा की राजकुमारी है और अग्निमित्र के बीच में प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो इसकी जानकारी कहां मिलती है? मालवा यहां पे है, ठीक है, मालवा, ठीक है, ये मालवा है एमपी में, यहां की राजकुमारी है, और अग्निमित्र की शासक की जानकारी जो मिलती है, यहां से जानकारी मिलती है मालविकाग्निमित्र। ये कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, चलिए, अब इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है देवभूति। ठीक है, देवभूति, इसकी हत्या वसुदेव द्वारा की जाती है, वसुदेव, और कर्ण वंश की स्थापना की जाती है। अगला वंश जो है वो कर्ण वंश है। कर्ण वंश, ठीक है, तो कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक ये है वासुदेव। ठीक है, और इसका अंतिम शासक, अंतिम शासक ये है शर्मन। इसकी हत्या तिमुक द्वारा की जाती है, तिमुक द्वारा, और सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है, स्थापना होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा सिंह वंश, फिर कर्ण वंश आता छोटा सा, इसके संस्थापक याद कर लीजिए, अंतिम शासक सुशर्मन है जिसकी हत्या शिमुक द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश की स्थापना करता है। अगला हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश का जो संस्थापक है शिमुक, शिमुक, इसकी राजधानी है प्रतिष्ठानपुर या पैठन। पैठन, ठीक है, सातवाहनों की जो राजधानी है प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक, चलिए, अब इस राजवंश के बारे में दो चीज आप याद रखिए। ठीक है, सातवाहन वंश का जो इंपॉर्टेंस है किस लिए इतिहास में है, ध्यान रखिएगा। पहले तो आप देख रहे हैं दक्कन सेक्टर में है। ठीक, दूसरा, सीसे का सिक्का चलाने वाला यही राजवंश है। ठीक है, चलाने वाला राजवंश कौन चला रहा है? सातवाहन वंश, सीसे का सिक्का, ध्यान रखिएगा। दूसरा आप देखेंगे कि अपनी माता का नाम जो है अपने नाम के आगे
ठीक है, अपने नाम के आगे ठीक है, अपने नाम के आगे लगाने वाला शासक, शासक, ठीक है, लगाने वाले, ठीक है, वाले शासक वर्ग, मतलब सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जो है अपनी, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो ये महिलाओं को सम्मान देने वाली बात है कि अपने से जो है पहले अपनी माता का नाम, ठीक है, लगाते हुए दिख रहे हैं। ठीक, चलिए आइए, इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है वो है सतकर्णी प्रथम। पहला शासक सतकर्णी प्रथम, इसकी पत्नी है नागनिका, नागनिका, और इसने जो है नानाघाट अभिलेख, घाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, ठीक है, नानाघाट अभिलेख इसका है, और इसी में भूमिदान, भूमिदान या सामंतवाद का पहला अभिलेखी साक्ष्य का पहला उल्लेख, उल्लेख या पहला अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, क्या? नानाघाट अभिलेख। ठीक, इसका है, सतकर्णी की पत्नी है नागनिका का। ठीक, इसी के माध्यम से आप देखेंगे यहीं से मौर्योत्तर काल से सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है, जिसका पहला अभिलेखी साक्ष्य है। अगला शासक हम लोग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण शासक है वो है गौतमी। एक शासक और पढ़ लीजिए, हाल। हाल, इसकी पुस्तक है गाथा सप्तशती, सप्तशती। ठीक है, किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, गाथा सप्तशती। आप देखेंगे गाथा सप्तशती जो है प्राकृत नहीं, ये तेलुगु भाषा में है। ठीक है, तेलुगु भाषा में। एक मिनट, गाथा सप्तशती, हाल स्वयं में विद्वान था और उसकी पुस्तक है गाथा सप्तशती। इसका भाषा देख लिया जाए, होता होना चाहिए। नहीं नहीं, सातवाहनों की भाषा थी, सॉरी। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, इसकी जो भाषा है, ठीक, जो हमने बताया था वही है, ठीक, प्राकृत भाषा, प्राकृत है। ठीक है, इससे ये सीखने को मिलता है कि सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी, सातवाहनों की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी, प्राकृत थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राकृत भाषा में है। ठीक, ये क्षेत्र तमिल तेलुगु वाला है, दक्कन वाला, दक्षिण में आप जाएंगे। ठीक है, बट उस समय प्राकृत भाषा थी। ठीक, तो प्राकृत थी, गाथा सप्तशती। पूछा जाता आपसे हाल। अगला जो शासक मिलेगा वो है सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी।
श्री सातकर्णी, ठीक है। ये इस सातवाहन वंश का महान शासक है, ठीक है। ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वर्ण राष्ट्र, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक, कट्टर समर्थक मतलब जो भागवत या वैदिक परंपरा है जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका जो है कट्टर समर्थक, ठीक है, कि वर्ण व्यवस्था जो है उसका कट्टरता से पालन करना, ठीक। और आप देखेंगे यहां एक शक शासक है नहपान, कहां पे है, यहां पे नहपान, नासिक में, इसको ये हराता है। ये शक शासक नहपान को हराता है, ठीक है, नहपान को हराता है, ठीक। तो इसे आपसे पूछा जाएगा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है, ठीक है, इसकी माता है बलसरी हैं, जिनका है नासिक अभिलेख, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा वर्ण व्यवस्था का कौन सबसे कट्टर समर्थक या रक्षक किसे कहा गया है, वो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी में एक शासक है, अगला शासक हम लोग देख लेते हैं, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक है। और यज्ञ श्री सातकर्णी, इसके सिक्कों पे जलयान का चित्र मिला है, जलयान, ठीक है, मतलब नौका का चित्र या जलयान का चित्र। इससे यह पता चलता है कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे, ठीक है, किसके सिक्कों पे, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश, ठीक है, भागवत धर्म का पोषक है और ये वर्ण व्यवस्था का कट्टर समर्थक है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये इस समय शीशे का सिक्का चलाने वाला राजवंश तथा महिलाओं की स्थिति इसके काल में अच्छी है क्योंकि माता का नाम पहले लिखने वाला राजवंश है, ठीक है। अगला वंश हम लोग देख लेते हैं, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, ठीक है। और वाकाटक वंश में हम देखेंगे इसमें एक शासक है प्रवरसेन, प्रवरसेन। और प्रवरसेन को आप देखेंगे कि ये 4 अश्वमेध यज्ञ करता है, प्रवरसेन प्रथम, ये 4 अश्वमेध यज्ञ करता है, यज्ञ करता है, ठीक है। ये 4 प्रवरसेन प्रथम, ध्यान रखिएगा, 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, 2 कौन था, पुष्मित शुंग। आप इतना ही पढ़िए, प्रवरसेन सेकंड है, सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना करता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां 4 अश्वमेध यज्ञ जो है प्रवरसेन प्रथम करता है, ठीक है। तो आप जी चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विदेशी राजवंश, विदेशी राजवंश, ठीक है। विदेशी राजवंश कौन आए, सबसे पहले इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक शासक या हिंदेवन। इसमें आप देखेंगे ये मूलतः कहां के थे, या मध्य एशिया, मध्य एशिया के थे, ठीक। यहां से आप देखेंगे एक प्रमुख शासक आता है मिनांडर, मिनांडर। और इसका जो संवाद होता है नागसेन से होता, बौद्ध भिक्षु नागसेन, नागसेन, ठीक है। अब इन लोगों का क्या है, आप देखेंगे जो भी विदेशी आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए मैप में, ठीक है।
ये पश्चिमी भारत में ही अपना जो है अपनी राज्य व्यवस्था को अपनाते हैं। पश्चिम भारत, यहां ये तक्षशिला में, तक्षशिला और सियालकोट, सियालकोट, ठीक है, ये अपनी 2 राजधानियां बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना है। आप देखिएगा जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मिनांडर, ठीक है। इसका बौद्ध भिक्षु नागसेन से जो वार्तालाप होता है, और नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, इसी में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो एक विदेशी आ रहा मिनांडर, और इंडो ग्रीक शासक है, ठीक है, इसे हिंदेवन कहा गया है, हिंदेवन, ठीक है। और ये जो है नागसेन से वार्तालाप हो रही है, जो मिलिंद पन्हो, ठीक है, नामक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। यहीं का एक शासक और है, इंडो ग्रीक शासक है, वो है स्ट्रेटो सेकेंड, स्ट्रेटो सेकेंड। ये है सीसे का सिक्का चलाने वाला, सीसे का सिक्का चलाने वाला शासक। अगर आपसे पूछे कौन इंडो ग्रीक शासक है, तो आप बताइएगा स्ट्रेटो सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इंडो ग्रीक शासकों का भारत में योगदान क्या है, तो आप देखिएगा, एक है होलिनिस्टिक कला, ठीक है, इनकी कला है, उसका नाम है होलिनिस्टिक, कला की है होलिनिस्टिक शैली, जिससे आगे विकास गांधार शैली का होगा, ठीक है। दूसरा इनका देन क्या है, ज्योतिष के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, ठीक है, इन लोगों का योगदान है, ठीक। और आप देखते हैं यमन प्रिया, जो काली मिर्च है, यवनों को बहुत प्रिय थी, उसका नाम यमन प्रिया। और देखते हैं पर्दा का गिरना या उठना, ये सब हम लोगों ने यूनानियों से सीखा, ठीक। और सबसे ज्यादा योगदान जो यूनानियों का है ज्योतिष के क्षेत्र में, ठीक है। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला शासक जो आता है शक, और शक शासक के बारे में, ये भी मूलतः कहां के थे, बैक्टीरिया के थे, ठीक है, बैक्टीरिया प्रांत के थे, ठीक। इसका जो महत्वपूर्ण शासक था वो था, देखिए ये 4 आए, चारों में महत्वपूर्ण नहीं है। तक्षशिला में राजुल है, मथुरा में राजुल है, तक्षशिला में माउस है, ठीक है। और यहां नहपान है, नहपान, यहां पे क्या है, राजुल है, ठीक है, मथुरा में, और तक्षशिला में माउस है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आपको पढ़ना है वो यहां पे गुजरात में है, रुद्रदामन, रुद्रदामन। और यहीं पे रुद्रदामन जो है, यहीं पे इसका अभिलेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा का अभिलेख है, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। और क्या इसकी विशेषता, यह गद्य और पद्य में है, पद्य में है, अर्थात चंपू शैली में। और क्या है इसकी विशेषता, इसमें यहीं पे एक सुदर्शन झील का वर्णन है, सुदर्शन झील का वर्णन, ठीक। और इसी झील से कुछ शासकों का इसमें नाम अंकित है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य, फिर अशोक, फिर रुद्रदामन, और फिर स्कंदगुप्त। तो इस अभिलेख में इतने शासकों के नाम मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से शासक, इन्हीं के समय में समय समय पे जो यहाँ पे झील थी, ठीक है, उस झील का पुनरुद्धार कराया जाता रहा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इसी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक भी मिलता है, नहीं तो इसे देवनाम पीदस्सी भी कहा जाता है। तो हम लोग मौर्य में पढ़े थे, नेट्टूर, उदयगुलन और मास्की में जो है अशोक नाम मिलता है, उसके अलावा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, ठीक, जो गद्य और पद्य या चंपू शैली में है, सुदर्शन झील के बारे में चर्चा, और इतने शासकों का इसमें वर्णन है।
और किस शक शासक से है? रुद्रदामन से है। ठीक, तो ये शकों से हमें पढ़ना है। ठीक, अगला देख लीजिए पहलो। पहलो वंश, इसका जो प्रमुख शासक था मिथ्रेडेटस था, मत याद करिए। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया से थे, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक शासक है गोंडो फर्नीज, इसी के काल में सेंट थॉमस नामक ईसाई मिशनरी पहली बार भारत आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली ईसाई मिशनरी भारत कब आई? पहलो वंश में। ये पल्लो वंश नहीं है, ध्यान रखिएगा। पल्लो कहां पे? भारतीय वंश है पल्लो है यहां पे, ये है पल्लो। ठीक है, और ये पहलो है। और पहलो हम आपसे बताए हैं कि पश्चिमी भारत पे ये लोग थे। ठीक है, विदेशी हैं। और इसमें एक शासक है गोंडो फर्नीज, जिसके काल में सेंट थॉमस नामक ईसाई मिशनरी भारत आई। ठीक है, अब हम लोग आगे जो प्रमुख वंश पढ़ेंगे उसमें है कुषाण वंश। ठीक है, और इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रमुख वंश है, यहां से हमें बहुत कुछ चीजें सीखनी है, बड़ा है, इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।